Hello, my dear students. Welcome to my class and I hope you all are doing great. सो गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आपके BESC यानी कि एजुकेशन कॉन्सेप्ट नेचर एंड पर्सपेक्टिव का जो पेपर है उसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो अगर आप ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं इन्हें कवर कर लेते हैं तो फिर भी जो है आप अपने एग्जाम को ईजिली आंसर कर पाएंगे। जब भी हम पेपर में देखते हैं प्रीवियस ईयर में तो ये वाला जो क्वेश्चन है जिसमें आपको स्कोप ऑफ एजुकेशन बताना होता है ये अलग अलग तरह से पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको स्कोप ऑफ एजुकेशन बताना है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मेजर फोकस ऑन द स्टडी ऑफ नॉलेज। तो आपको यहाँ पर जो है फोकस किस चीज़ पर रखना है, स्टडी ऑफ नॉलेज पे फोकस रखना है एंड बताना है स्कोप ऑफ एजुकेशन। तो ज्ञान के अध्ययन के मुख्य संकेंद्रण की दृष्टि से शिक्षा के कार्य क्षेत्र की आपको व्याख्या करनी है। तो सबसे पहली चीज जो शिक्षा के कार्य क्षेत्र में आती है वो होती है ज्ञान का अधिग्रहण करना यानी कि नॉलेज को एक्वायर करना। तो जो शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य होता है ज्ञान का अधिग्रहण करना। जो व्यक्ति हैं उनको विभिन्न प्रकार की जानकारी, तथ्य, कौशल, ये सारी चीज़ें जो है वो शिक्षा से सीखते हैं और अपने आसपास जो दुनिया है उसमें से समझने की जो है कोशिश करते हैं। तो जो एजुकेशन है उसका प्राइमरी जो फोकस है वो किस पर है, एक्विजिशन ऑफ द नॉलेज यानी कि ज्ञान के अधिग्रहण पर। तो ये आपको इसका पहला पॉइंट लिखना है। देन जो दूसरा पॉइंट आप लोगों को लिखना है उसमें आप बताएंगे कि ये जो है व्यक्तियों के अंदर जो है क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है यानी समीक्षात्मक सोच का विकास करता है। तो शिक्षा छात्रों को जानकारी का आलोचनात्मक रूप से विश्लेषण और सवाल पूछने के लिए प्रेरित करती है। तो जो भी बच्चे शिक्षित होते हैं, जो भी हम जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हम जानकारी जो भी हमें दी जाती है उसका विश्लेषण करना सीखते हैं और साथ ही साथ हम सीखते हैं कि हम कैसे किसी से सवाल पूछ सकते हैं, किस किस विषय पर सवाल पूछ सकते हैं। तो जो एजुकेशन है वो एनकरेज करती है स्टूडेंट्स को फर्स्ट क्या चीज़ एनालाइज करने में और दूसरा क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन में क्रिटिकली। वो भी तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स बट अबाउट डेवलपिंग द एबिलिटी टू थिंक डीपली एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। तो यहाँ पर आपको केवल फैक्ट्स को याद करने पर जोर नहीं दिया जाता बल्कि जो आपकी थिंकिंग एबिलिटी है उसको डेवलप करने की बात की जाती है। यानी कि आप जो है किसी भी विषय पर डीपली जो है सोचना सीख जाएं। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो क्या था, ज्ञान का अधिग्रहण पहले करना है। देन जो है शिक्षा का जो है समीक्षात्मक जो सोच होती है, शिक्षा से व्यक्ति की समीक्षात्मक सोच का विकास होता है। फिर यहाँ पर होता है बौद्धिक जिज्ञासा को बढ़ावा देना। तो जो एजुकेशन है वो किसी भी छात्र के अंदर क्या करती है, एक उसको प्रोत्साहित करती है, उसके अंदर जिज्ञासा को जगाती है और साथ ही साथ जो व्यक्ति है उसको जो जीवन में एजुकेशन, लर्निंग, एक्सप्लोरेशन का जो लव है वो उसका बढ़ जाता है। कुछ नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का उनका मन करता है, जिज्ञासा जो है उनकी बढ़ जाती है। और दूसरा ज्ञान समाज का निर्माण भी करता है। तो जब भी हम देखते हैं जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो समाज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जहाँ व्यक्ति विचारों, नवाचारों और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए योगदान करते हैं। ये आपके शुरू के 4 पॉइंट्स हैं जो आप अपने इस आंसर में इंक्लूड करेंगे। पहला आपका ज्ञान का अधिग्रहण, दूसरा समीक्षात्मक सोच का विकास, तीसरा बौद्धिक जिज्ञासा को बढ़ावा देना जो कि शिक्षा का ही एक कार्य होता है। ठीक है, तो ज्ञान के अध्ययन के मुख्य संकेंद्रण की दृष्टि से शिक्षा के जो कार्य क्षेत्र हैं ये सारे हैं आपके। ज्ञान समाज का निर्माण करता है और जो ज्ञान है वह विभिन्न क्षेत्रों का एकीकरण करता है यानी कि अलग अलग फील्ड की जो नॉलेज है वो हमें दी जाती है। विद्यालय में भी हम लोग साइंस, आर्ट, लिटरेचर, फिलॉसफी, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। और जो व्यक्ति है उसका व्यक्तिगत और सामाजिक विकास हो पाता है केवल और केवल शिक्षा के कारण। तो पर्सनल एंड सोशल ग्रोथ जो होती है व्यक्ति की वो शिक्षा के कारण हो पाती है। उसके बाद जो है जो संसार जो आज बदल रहा है तो बदलते हुए संसार के अकॉर्डिंग चलना वो भी हमें नॉलेज ही सिखाती है। स्किल्स हमें नई नई आ जाती हैं। जो वर्ल्ड है हम देख रहे हैं कि आजकल नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं तो उन सबको सीखना हमें पड़ता है, तो वो स्किल्स में आता है। तो हम क्या करते हैं, शिक्षा से अडेप्ट कर पाते हैं, बदलते हुए संसार के अनुकूल चल पाते हैं। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में या तो वो जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया है उस तरीके से पूछेगा या फिर स्कोप ऑफ एजुकेशन पूछेगा। लेकिन यहाँ पर जो व्यू पॉइंट है वो रखना है डिफरेंट लर्निंग एनवायरमेंट्स का, यानी कि वातावरण की दृष्टि से शिक्षा के आपको कार्य क्षेत्र बताने हैं। विभिन्न अधिगम वातावरण की दृष्टि से शिक्षा का कार्य क्षेत्र विभिन्न स्थानों में फैला हुआ है, जहाँ व्यक्ति संरचित अनौपचारिक, अनौपचारिक, सहयोगात्मक, अनुभवात्मक और वास्तविक जीवन परस्पर क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं।
तो शिक्षा केवल यहाँ पर ये कहेगा कि शिक्षा आप केवल विद्यालय में नहीं लेते, और भी जगह जो है हम शिक्षा लेते हैं, तो वही उसके जो अलग अलग एनवायरनमेंट है, लर्निंग एनवायरनमेंट, उनके ऊपर आपको चर्चा करनी है। तो सबसे पहला तो आपका वही है क्लासरूम लर्निंग एनवायरनमेंट, जो कि बहुत ही बेसिक होता है। सबसे पहले जो बच्चे हैं वो उस विद्यालय जाते हैं तो वो क्लासरूम लर्निंग एनवायरनमेंट रहता है उनका। द क्लासरूम इज द प्राइमरी लर्निंग एनवायरनमेंट वेयर फॉर्मल एजुकेशन टेक्स प्लेस। तो कक्षा में हम क्या देखते हैं कि जो व्यक्ति है उसकी औपचारिक तौर पर शिक्षा होती है, उससे पहले जो भी हम उसे घर में सिखाते हैं वो कैसी रहती है, अनौपचारिक शिक्षा रहती है। शिक्षा तो घर में भी बच्चे ग्रहण करते हैं, पर वो कैसी होती है, अनौपचारिक होती है। तो कक्षा जो होती है, कक्षा में जो व्यक्ति है उसको औपचारिक शिक्षा मिलती है, वहां पर उसके पाठ रहते हैं, शिक्षक जो है उसका मार्गदर्शन करते हैं, और जो छात्र हैं आपस में बातचीत भी करते हैं, सीखते हैं, साथ साथ में बड़े होते हैं। तो एक वातावरण जो रहता है वो कैसा रहता है, कंट्रोल्ड भी रहता है, सबसे बड़ी चीज यहाँ पर। तो क्लासरूम लर्निंग एनवायरनमेंट में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, कंट्रोल सेटिंग मिलती है स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं नई नई चीज़ें लर्न करते हैं, सीखते हैं, स्ट्रक्चर्ड उनके लेसन्स होते हैं। तो जो भी आपको स्कूल में देखने के लिए मिलता है, वो क्लासरूम में देखने के लिए मिलता है, वो सारा आप इस पॉइंट में इंक्लूड करेंगे। फिर अब आजकल क्या है कि ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट है। अब यहाँ पर जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी आती जा रही है उसके हिसाब से हम क्या देख रहे हैं कि जो ऑनलाइन शिक्षा है वो भी जो है एक अधिगम महत्वपूर्ण अधिगम वातावरण बन गया है। अब यहाँ पर ऑनलाइन शिक्षा के क्या फ़ायदे हैं, पहली चीज़ फ्लेक्सिबिलिटी, कि जो बच्चा है वो कहीं से भी सीख सकता है, उसको कहीं से भी सीखने के अवसर मिल जाते हैं, और रिसोर्सेज ऑनलाइन में ज़्यादा होते हैं, वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज हैं और ईजिली अवेलेबल है। तो ये हो गया आपका ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट। फिर तीसरा होता है आपका इनफॉर्मल, तो जो एजुकेशन है बच्चा घर में अपनी कम्युनिटीज़ में सेल्फ स्टडी के द्वारा भी सीखता है। तो ये सारा का सारा जो होता है वो आपका अनौपचारिक अधिगम वातावरण है। सो हेयर इंडिविजुअल लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस, डिस्कशंस एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज आउटसाइड द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम यानी कि जो विद्यालय था, वहाँ से बाहर निकलकर जो बच्चा है वो रियल जो वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे सीखता है। तो ये होता है आपका इनफॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट। और फिर एक होती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो इन दिस एनवायरनमेंट लर्निंग ऑकर्स थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस सच एज इंटर्नशिप, फील्ड ट्रिप एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। तो जो भी लोग इंटर्नशिप करते हैं या फिर फील्ड ट्रिप्स पे जाते हैं या हैंड्स ऑन जो बच्चों को क्लास में एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो किस में आते हैं, आपके एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आता है। ठीक है, सो इट अलाउज स्टूडेंट्स टू अप्लाई थियोरेटिकल नॉलेज इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन। तो जो किताब के अंदर हमने थ्योरी पढ़ी, ठीक है, उसको रियल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई करना है वो हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग में सीखते हैं। तो ये क्या होता है आपका, इस वातावरण में जो शिक्षा है वह कैसे आती है, बच्चे को सीधे अनुभव के माध्यम से आती है, क्षेत्रीय यात्राएं कर कर, व्यवहारिक गतिविधियां कर कर, वास्तविक जीवन स्थितियों में सैद्धांतिक ज्ञान लागू करने का अवसर ये देती है। तो एक बार हम लोग चारों पॉइंट को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सो क्वेश्चन में स्कोप ऑफ एजुकेशन बताना है और लर्निंग एनवायरनमेंट्स बताने हैं, अलग अलग लर्निंग एनवायरनमेंट्स आपको बताने हैं। तो सबसे पहले आपने क्लासरूम लर्निंग एनवायरनमेंट बताया जिसके अंदर आप पूरी क्लास के बारे में अच्छे से डिस्क्रिप्शन देंगे। देन फिर आप लोग ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट बताएंगे, जहाँ पे आपने जब भी आपने ऑनलाइन शिक्षा ली होगी तो उससे रिलेटेड सारा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। फिर इनफॉर्मल में क्या आता है, आपके डिस्कशंस, जो बच्चा कम्युनिटी में घर में सीख रहा है वो आपका अनौपचारिक अधिगम है। और अनुभवात्मक जो है वो क्या है, आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जिसमें आप अनुभव के माध्यम से सीखेंगे। अब आता है यहाँ पर आपका सहयोगात्मक अधिगम। तो कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट्स आइदर इन ग्रुप्स और टीम्स फॉस्टर्स लर्निंग। तो हम क्या देखते हैं कि स्कूल में भी जो बच्चे हैं उन्हें आपस में कोलैबोरेट करवाया जाता है, न्यू न्यू जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दिए जाते हैं, ताकि जो बच्चे हैं यहाँ से अपने दूसरे जो उनके विद्यार्थी हैं उनसे भी कुछ चीज़ें नई वो सीखते हैं। तो यह जो वातावरण है चर्चाओं, साझा समस्या समाधान और सामूहिक विकास को प्रोत्साहित करता है, जिससे पारस्परिक कौशल में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है उसका जो ओवरऑल उसका जो कौशल है उसमें हमें वृद्धि देखने के लिए मिलती है। और एक होता है बाहरी अधिगम वातावरण, यानी कि आउटडोर लर्निंग एनवायरनमेंट, जैसे कि पार्क्स, फॉरेस्ट, नेचर रिजर्व्स। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है वो सीखता है, ठीक है, उसको नए नए एक अनूठा अवसर उसको मिलता है जब वो कहीं प्रकृति से कुछ सीखता है। यहाँ पर वो शारीरिक गतिविधियां भी करता है, रनिंग कर लेंगे, कुछ और गेम्स खेल लेंगे, पर्यावरण के लिए उसको जागरूकता आती है और व्यवहारिक शिक्षा को एक बढ़ावा मिलता है। तो आउटडोर लर्निंग एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट है, स्कूल्स में भी बच्चों को आउटडोर लर्निंग एनवायरनमेंट से पढ़ाया जाता है। उसके बाद आता है कल्चरल एंड सोशल लर्निंग एनवायरनमेंट। तो जब हम कल्चरल और सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं
तो कल्चर जो है, आपकी वैल्यूज, ट्रेडिशंस, ये सब भी आपके एजुकेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि इसमें आपकी जो मूल्य हैं, परंपराओं को समझना, विभिन्न सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सीखना शामिल रहता है। और एक होता है कार्यस्थल अधिगम वातावरण, यानी कि जो एजुकेशन है वो कभी भी आपकी बंद नहीं होती। अगर आप कहीं किसी जगह पे काम करते हैं तो वहाँ पर भी आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो वहाँ पर भी आपका एक लर्निंग एनवायरनमेंट रहता है। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लर्न करते हैं थ्रू ट्रेनिंग, मेंटोरशिप एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस। सो दीज आर द 8 लर्निंग एनवायरनमेंट्स जो कि आपको लर्न कर लेने हैं। अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर तो आप ये वाले सारे लिखेंगे जब आपको लर्निंग एनवायरनमेंट का व्यू पॉइंट बताना है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको जो व्यू पॉइंट बताना है वो वहां पर जो है मेजर फोकस है नॉलेज पर है। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनकर आएगा। आई होप कि वो आए। देन हमारा नेक्स्ट है वैदिक पीरियड के टाइम पर जो एजुकेशन थी, वैदिक काल के दौरान शिक्षा पर आपको एक बस टिप्पणी लिखनी है। तो बस आपको यहाँ पे पॉइंट्स पता होने चाहिए, तो टिप्पणी में आप वो सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे। जैसे कि पहला जो है, वैदिक काल के दौरान जो शिक्षा है उसके उद्देश्य क्या होते थे। तो स्पिरिचुअल नॉलेज को ट्रांसमिट करना और प्रैक्टिकल नॉलेज, दोनों चीज़ों को जो है बच्चों को सिखाना, धर्म के अकॉर्डिंग जो है एजुकेशन वहाँ पर दी जाती थी। द फोकस वॉज ऑन लर्निंग द वेदास, रिचुअल्स एंड मॉरल टीचिंग्स। तो यहाँ पर जो फोकस है वो किन किन चीज़ों पर रहता था, वेदों की शिक्षा पर फोकस रहता था, रिचुअल्स पर फोकस रहता था, और मॉरल जो टीचिंग्स होती हैं, बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ वगैरह दी जाती थी। सो ये था इसका पर्पस, इसका उद्देश्य यही था। देन मौखिक परंपरा थी। तो हम क्या देखते हैं कि जो शिक्षा है वो मौखिक परंपरा पर आधारित थी। जो शिक्षक होते थे वो ज्ञान को मौखिक रूप से प्रदान करते थे और जो शिष्य हैं उसे केवल याद करते थे और सुनते थे। इस विधि ने वेदों को पीढ़ियों तक सुरक्षित रखने में मदद भी की थी। फिर होता है अधिगम के विषय। अब इनके विषय में क्या होते थे, तो इनके वेद होते थे, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, आपका सामवेद। इन सारे वेदों को ये लोग पढ़ते थे। हिम्स, प्रेयर्स, रिचुअल, फिलॉसफी, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, और ये सारे जो विषय हैं इनका अध्ययन वे किया करते थे। फिर गुरु शिक्षा परंपरा थी। तो जो शिक्षा है वो गुरु शिष्य परंपरा का पालन करती थी। छात्र अपने गुरु के साथ अक्सर आश्रमों में रहते थे जहां वे व्यक्तिगत मार्गदर्शन, ठीक है, जो उनका गुरु होते थे, जो उनके, वो उनको पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करते थे, डिसिप्लिन में रहना सिखाते थे, और जो रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं उनमें भी जो है बच्चे पार्टिसिपेट करते थे। फिर शिक्षा में महिलाओं की भूमिका पर हमें बात करनी है। तो जो एजुकेशन है वो प्राइमरली जो है फोकस थी मेल्स पर। देयर वर सम विमेन, पर कुछ वुमेन्स भी थी, जैसे कि गार्गी और मैत्रेयी, हु वर नोन फॉर देयर विजडम एंड कंट्रीब्यूशन टू फिलोसॉफिकल डिस्कशंस। तो हम क्या देखते हैं कि जो गार्गी और मैत्रेयी हैं वो कुछ ऐसी महिला विद्वान थी जिनके बारे में चर्चा हमें देखने के लिए मिलती है कि उन्होंने भी जो है दार्शनिक और बुद्धिमत्ता में योगदान दिया था। फिर लर्निंग का मोड कैसा था, तो अधिगम की विधि अत्यधिक संवादात्मक थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, संवादात्मक विधि थी। चर्चाएं होती थी, बहस पर जोर दिया जाता था, और छात्रों को सवाल पूछने और गुरु से संवाद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ताकि वे संदेहों को स्पष्ट कर सके और अपनी समझ को गहरा कर सके। तो जिसको जो भी क्वेश्चन पूछना है वो आराम से पूछते थे, अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करते थे, और उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है डीप हो जाती थी उसके बाद। और जो ज्ञान है वह पवित्र और व्यवहारिक था। तो ज्ञान को पवित्र माना जाता था, विशेष रूप से कौन सा ज्ञान, वेदों का। हालांकि कृषि, युद्ध, प्रशासन जैसा व्यवहारिक ज्ञान भी छात्रों को उनके भविष्य के सामाजिक कार्यों के लिए प्रदान किए जाते थे। तो यहाँ पर और क्या क्या, एग्रीकल्चर, वॉरफेयर से रिलेटेड भी जो है बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी जाती थी। और शिक्षा और समाज है, तो एजुकेशन जो है केवल समाज के कुछ सेक्शन तक है लिमिटेड थी, स्पेशली जो ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्णों से आते थे। हाउ एवर द वैदिक पीरियड ऑल्सो लेड द फाउंडेशन फॉर द आइडिया दैट एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल टू दोज हु सीक इट। तो यहाँ पर बात, आइडिया, जो मेन आइडिया रहता था ये होता था कि जो भी बच्चा ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है, शिक्षा लेना चाहता है, उन सभी तक उसका एक्सेस होना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ देयर वर्ण। सो एक बार सारे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। वैदिक पीरियड के अंदर आप सबसे पहले क्या बताएंगे, शिक्षा का उद्देश्य बताएंगे कि उसका पर्पस क्या था। ओके, पर्पस क्या था उसका, ये आपको लर्न करना है। तो पर्पस सिर्फ ये था, प्रैक्टिकल नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज देना। ठीक है, आध्यात्मिक और व्यवहारिक ज्ञान का प्रसार करना था। और जो पढ़ाई होती थी वो विशेषकर जो है मौखिक परंपरा पर आधारित थी। और इसी की वजह से जनरेशन टू जनरेशन जो है वैदिक जो आपका ज्ञान है उसको प्रिजर्व करके भी रखा गया।
अधिगम के जो विषय हैं उसमें आपके जो भी वेद हैं वो होते थे, और बच्चे मंत्रों को, प्रार्थनाओं को, इन सबको भी पढ़ा करते थे। और एक गुरु शिष्य परंपरा चलती थी, और विमेन का रोल आपको ज़रूर बताना है, ये वाला पॉइंट आपको ज़रूर इंक्लूड करना है। देन आप लोग अधिगम का तरीका बताएंगे कि जो पढ़ाई है वो कैसी थी, तो इंटरेक्टिव थी, हाईली इंटरेक्टिव थी, और डिस्कशंस पे और डिबेट्स पे बहुत ज़्यादा जो है इम्फेसिस दिया जाता था। और सैक्रेड और प्रैक्टिकल नॉलेज थी। उसके अलावा एग्रीकल्चर वॉरफेयर के बारे में भी पढ़ते थे। समाज जो है, तो यहाँ पर आएगा कि समाज में क्या था, तो जो दो वर्ण थे शुरू के, उनको थोड़ा ज़्यादा जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं बात होती थी कि एसेसिबल होनी चाहिए हर किसी के लिए, उन लोगों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए जो इसे प्राप्त करना चाहते हैं। फिर आप कंक्लूजन में बता देंगे दैट एजुकेशन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वाज क्लोजली लिंक्ड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज इन अ स्पिरिचुअल एंड मॉरल कॉन्टेक्स्ट। तो स्पिरिचुअल और मॉरल कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा हुआ है ये, यानी कि आध्यात्मिक और नैतिक संदर्भ में ज्ञान की प्राप्ति थी। यह प्रणाली पवित्र ग्रंथों के मौखिक प्रसारण, दार्शनिक अन्वेषण और व्यवहारिक अध्ययन पर केंद्रित थी। तो ओरली जो है मौखिक प्रसारण होता है, ओरली सिखाया जाता था, जो भी सैक्रेड हमारे टेक्स्ट थे उनको पढ़ाया जाता था, फिलोसफिकल इंक्वायरी बच्चे करते थे, और एक तरीके से जो है प्रैक्टिकल लर्निंग होती थी। और एनवायरनमेंट कैसा होता था, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट होता था। सो ये सारी चीज़ें आप बताएंगे। देन यहाँ पर आएगा कि जो स्वामी विवेकानंद हैं उनके हिसाब से एम्स क्या हैं एजुकेशन के, शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में आपको बताना है। स्वामी विवेकानंद के जो विचार हैं उनको बताना है। तो सबसे पहली चीज़ जो विवेकानंद जी कहते हैं वो चरित्र निर्माण की बात करते हैं। तो उनका विश्वास है कि जो एजुकेशन होती है उसका ट्रू एम क्या होना चाहिए, कि जो व्यक्ति है उसका जो चरित्र है वो मजबूत हो। ठीक है, ही इम्फेसाइज दैट एजुकेशन शुड शेप एन इंडिविजुअल्स मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज। जो भी व्यक्ति है उसके अंदर कुछ मॉरल वैल्यूज जरूर होनी चाहिए, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य उसके अंदर होने चाहिए, और उसका चरित्र जो है सबसे बड़ा जो एम था कैरेक्टर बिल्डिंग पर रहता था। दूसरी चीज स्वयं का ज्ञान। तो अकॉर्डिंग टू विवेकानंद एजुकेशन शुड लीड टू सेल्फ रियलाइजेशन, इट शुड हेल्प इंडिविजुअल्स रिकॉग्नाइज देयर इनर पोटेंशियल। तो हर किसी को पता होना चाहिए कि उसके अंदर कितना इनर, जो आंतरिक जो उसकी क्षमता है, इनर पोटेंशियल उसका कितना है, एंड अचीव देयर ट्रू पर्पस इन लाइफ। और जो भी लाइफ में उनका ट्रू पर्पस है उसको वो लोग अचीव कर पाएंगे जब वो अपना आंतरिक जो उनका ज्ञान है, आंतरिक क्षमता को जब वो पहचान लेंगे, तभी जो है वो अपने जीवन का जो असली उद्देश्य है उसको प्राप्त कर पाएंगे। और अंतिम लक्ष्य था अपने वास्तविक स्वभाव को समझना और आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना। उसके बाद था सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता। तो स्वामी विवेकानंद के लिए जो एजुकेशन है इट वाज अ टूल। तो ये एक प्रकार का टूल था जिससे कि जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें एम्पावर किया जाएगा और उन लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। और उनका बिलीव था कि जो ट्रू एजुकेशन होती है वो व्यक्ति के अंदर जो व्यवहारिक कौशल है उसको भी विकसित करती है, प्रैक्टिकल स्किल्स को वो डेवलप करती है, एंड लोगों को हेल्प करती है कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, बोथ मेंटली एंड फिजिकली। तो मानसिक और शारीरिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में शिक्षा मदद करती है, और व्यक्ति के अंदर जो है शक्ति और साहस, शिक्षा जो है एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि व्यक्ति के अंदर शक्ति और साहस को भर दे, उसमें करेज हो, उसमें कॉन्फिडेंस आ जाए इंडिविजुअल में। एंड ही बिलीव दैट एजुकेशन सिस्टम शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू फेस चैलेंजेस विद ब्रेवरी एंड अ स्ट्रॉन्ग विल टू सक्सीड। तो अब अगर उनके लाइफ में अगर कोई व्यक्ति एजुकेटेड है तो उसकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आएंगे वो उन चैलेंजेस को ब्रेवरी से, ठीक है, ब्रेवरी से फेस करेगा, और सक्सीड होने के लिए जो है उसके अंदर एक विल रहेगी, स्ट्रांग उसके अंदर विल रहेगी। तो यहाँ पर हम एक बार 4 पॉइंट्स देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या था, चरित्र निर्माण का पॉइंट है, उसको आप लोग अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, मॉरल और एथिकल वैल्यूज के बारे में बताएंगे कि उसका असली उद्देश्य क्या है, कि जो व्यक्ति है उसके चरित्र को मजबूत करना है, व्यक्ति के अंदर नैतिक और आध्यात्मिक जो मूल्य हैं उनको डालना है, ताकि जो बच्चा है वो वर्चुअस हो सके, डिसिप्लिन्ड हो सके, और क्या रहे, रिस्पॉन्सिबल रहे। उसके बाद आता है आपका स्वयं का ज्ञान। तो जो स्वामी विवेकानंद है वो कहते हैं कि जो बच्चा है उसको सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, कि जो व्यक्ति है उसको पता हो कि उसके अंदर कितनी क्षमता है। जब उसको पता चलेगा कि हाँ वो ये उसके अंदर इतनी क्षमता है, वो ये अचीव कर सकता है, देन जाकर उसको उसका जो लाइफ का ट्रू पर्पस है वो पता चलेगा। और तीसरी बात यह है कि जो है शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को क्या करे, आत्मनिर्भर बनाए, शक्ति और साहस होना चाहिए। तो विवेकानंद जी हैं, उन्होंने एडवोकेट किया ऐसी एजुकेशन पर जो कि व्यक्ति के अंदर उसको साहस से भर दे, उसके अंदर करेज और कॉन्फिडेंस को लेकर आए। ही बिलीव दैट एजुकेशन सिस्टम शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू फेस चैलेंजेस विद ब्रेवरी एंड अ स्ट्रॉन्ग विल टू सक्सीड।
इसके बाद अब आ जाएंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि सार्वभौम जो है ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड होना चाहिए। तो वन ऑफ द की एम्स ऑफ एजुकेशन एज एनविजन्ड बाय द स्वामी विवेकानंद वाज द प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ही बिलीव दैट एजुकेशन शुड कल्टिवेट अ सेंस ऑफ यूनिटी। तो हर किसी के अंदर ना एक साथ रहने का, एकता में रहने की बात होनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी रिलीजन हो, कुछ भी कास्ट हो, उनकी कुछ भी नेशनैलिटी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मानवों के बीच में क्या होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। उसके बाद व्यक्ति के मन का विकास हो, तो एजुकेशन ऐसी हो जो उसके मानसिक विकास जो है, जो बच्चा है जो भी स्टडी कर रहा है उसको ऐसी शिक्षा मिले कि उसका मानसिक विकास हो, वो क्रिटिकली सोच पाए, क्रिएटिवली जो है अपने काम कर पाए, और जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट उसके सामने क्लैरिटी होनी चाहिए, वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। क्लैरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एजुकेशन शुड एम टू एक्सपेंड द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज ऑफ द इंडिविजुअल। तो यहाँ पर जो एजुकेशन है उसका मेन जो है क्या काम होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति हैं उनकी बौद्धिक क्षमताओं का विस्तार करना। फिर समग्र विकास हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। जो एजुकेशन है वो केवल इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ही ना हो, बल्कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट होती है किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, हर तरह से जो है उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, ताकि जो है आगे जाकर वो अपनी बॉडी को नर्चर कर सके, अपने माइंड को नर्चर कर सके, और अपनी आत्मा को भी नर्चर कर सके। और समाज की सेवा के बारे में जो एजुकेशन है वो ये सिखाती है कि आपको ह्यूमैनिटी को सर्व करना है। ही स्टेटेड दैट एजुकेशन शुड प्रिपेयर इंडिविजुअल्स टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द अदर्स। तो दूसरों की भलाई के लिए काम कीजिए, हेल्पिंग देम कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द सोसाइटी, और उन लोगों को सिखाइए कि वो भी कैसे सोसाइटी के अंदर जो है सकारात्मक रूप से योगदान दे सकते हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें बताने हैं डेमोक्रेटिक एम्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के डेमोक्रेटिक एम्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि समान अवसरों की प्राप्ति। सो द डेमोक्रेटिक एम ऑफ एजुकेशन एंश्योर्स दैट ऑल इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, कास्ट, जेंडर और इकोनॉमिक स्टेटस हैव इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। तो सबसे पहली चीज देखो, जो कोई भी लोकतांत्रिक देश होता है वहां पर हम क्या देखेंगे कि जो भी व्यक्ति होंगे उनको एजुकेशन तक इक्वल एक्सेस होगा, चाहे उनका जेंडर, कास्ट, इकोनॉमिक स्टेटस कुछ भी हो। तो जब भी हम डेमोक्रेटिक एम की बात करते हैं एजुकेशन की, तो हम बात करते हैं उसके शिक्षा के, लोकतांत्रिक की जो शिक्षा है वो लोकतांत्रिक उद्देश्य में हर किसी के पास होनी चाहिए, हर किसी को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, कुछ भी उनका बैकग्राउंड हो, फ्रीडम और ऑटोनमी होनी चाहिए। तो लोकतांत्रिक शिक्षा छात्रों को आलोचनात्मक रूप से सोचने, अपनी राय स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने और स्वायत्त रूप से निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। अब जो लोकतांत्रिक शिक्षा होगी उसकी वजह से जो छात्र हैं वो आलोचनात्मक रूप से सोचना सीखेंगे। इसका उद्देश्य क्या होता है, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, जिससे व्यक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग ले सके। तो जो व्यक्ति हैं वो कैसे होने चाहिए, आत्मनिर्भर होने चाहिए, और उनके पास फ्रीडम होनी चाहिए और ऑटोनमी होनी चाहिए। देन आता है सोशल एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब डेमोक्रेटिक एम में क्या आता है कि जो व्यक्ति है उसकी कुछ सोशल और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। सो एजुकेशन शुड डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स देयर सोसाइटी एंड कंट्री। तो एजुकेशन में ये होना चाहिए, हमें ये रियलाइज होना चाहिए कि हमारे देश के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, इस समाज के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, और जो है प्रमोट करना चाहिए हमें जस्टिस को, इक्वालिटी को, और दूसरे जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो शिक्षा को व्यक्तियों में समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराना चाहिए। इससे न्याय, समानता और मानव अधिकारों के प्रति सम्मान जैसे मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे छात्र समुदाय के विकास और शासन में सक्रिय रूप से भाग ले सके। देन आपका आता है प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो यहाँ पर क्या है, जो भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज होती हैं जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, कॉपरेशन, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, इन सारी चीज़ों पर जो है जो आपकी एजुकेशन है उसको, इन सब चीज़ों को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। और एजुकेशन का एम होना चाहिए इंडिविजुअल्स को प्रिपेयर करना, ताकि वो इस सोसाइटी में हारमनी से रह सके, एक विविध समाज में सामंजस्यपूर्ण तरीके से वो रह सके। उसके बाद जो है ये क्या करेगा, एजुकेशन जो है वो व्यक्तियों में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को सिखाती है। तो हम क्या देखते हैं कि एक लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण है कि सूचना का आलोचनात्मक रूप से विश्लेषण और मूल्यांकन करने की क्षमता विकसित की जाए।
शिक्षा को आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे व्यक्तियों को सूचित निर्णय लेने और समाज में योगदान करने के लिए सक्षम बनाया जा सके। सो एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बताने थे? डेमोक्रेटिक एम्स ऑफ एजुकेशन बताने थे, यानी कि शिक्षा के लोकतांत्रिक उद्देश्य के तत्वों का आपको वर्णन करना था। तो सबसे पहला जो आपका तत्व था वो क्या था कि हर किसी को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि समान अवसर हर किसी को मिलने चाहिए। देन जो है, लोगों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और स्वायत्ता मिलनी चाहिए कि वो अपने डिसीजंस को खुद से ले सके, सेल्फ रिलायंट बन सके, और जो भी आपकी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसके अंदर सक्रिय रूप से भाग ले सके। देन जो एजुकेशन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक सेंस डेवलप करनी चाहिए कि जो हमारी कंट्री है, हमारी कम्युनिटी है, उसके प्रति जो हमारी एक कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को हमें प्रमोट करना है ताकि जो हमारा समाज इतना डाइवर्स है उसके अंदर हमें हार्मनी से रह सके। फिर क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को जो है एजुकेशन हमारे अंदर डेवलप करता है। देन हमारा होता है एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस। तो जो डेमोक्रेटिक एजुकेशन है वो एनकरेज करती है स्टूडेंट्स को टू एंगेज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस एट ऑल लेवल्स। तो हर एक लेवल पर, स्कूल लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर हमें क्या करना है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जाना है, एंगेज होना है। और वोटिंग की जो इंपॉर्टेंस है वो भी हमें एजुकेशन सिखाती है, पब्लिक पॉलिसीज के बारे में हमें पढ़ाती है, और विविधताओं का सम्मान हमें करना है। तो जो डेमोक्रेटिक एजुकेशन है वो क्या प्रमोट करती है कि हर एक की जो हम क्या देखते हैं कि हमारे समाज में कितनी विविधताएं हैं, तो जो भी कल्चरल, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस जो विविधताएं हैं हमें उनका क्या करना है? सम्मान करना है। और ये स्टूडेंट्स को क्या करता है? सिखाता है टू एम्ब्रेस डिफरेंसेस, कि कैसे आप जो है विभिन्न जो लोग हैं उनको आपको स्वीकार करना है, आपको किसी को अपने से अलग नहीं समझना बल्कि आपको खुश होना है। ये जो डिफरेंसेस है इनको एम्ब्रेस करना है और हारमोनियसली आपको रहना है, सामंजस्यपूर्ण से आपको इस समाज में रहना है। जो आपके डेमोक्रेटिक एम है वो आपके व्यक्तित्व का भी विकास करेगा, आपकी एकेडमिक डेवलपमेंट करेगा, बट आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट पर भी ध्यान देगा। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी क्रिएटिविटी, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज को लेकर आना, इस सब को ये डेवलप करेगा। सोशल जस्टिस और इक्विटी भी लेकर आएगा। सो स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पर ये वाले सारे क्वेश्चंस हम लोग ने इस क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आप लोगों को अगर इसका जो पीडीएफ डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप लोग हमारी वेबसाइट hindustanknowledge.com से इनके पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, hindustanknowledge.com से आप लोग इसे डाउनलोड करेंगे। जो पीडीएफ है अभी उसको अपलोड करने में अराउंड, अभी ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो अराउंड 1 आवर में पीडीएफ में पक्का अपलोड करवा दूंगी। उसके लिए आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। और पीडीएफ के बारे में जो अपडेट है वो मैं मेरे व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगी इसके बारे में अपडेट। तो वो आप लोगों को क्या करना है कि हमारा जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है कि जो स्कूल है उसका एज अ एजेंसी ऑफ एजुकेशन जो रोल है वो कैसे बढ़ रहा है। जो विद्यालय है उसके रोल के बारे में आपको बताना है। तो जो विद्यालय है वो पहली चीज क्या करता है? होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है, बच्चे का समग्र विकास करता है ना। अब हम क्या देखते हैं कि न्यू जो सिलेबस आया, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज आ रही हैं, उसमें जो बच्चा है उसका इमोशनल, सोशल, फिजिकल, मॉरल ग्रोथ, हर एक चीज पर जोर दिया जाता है। और यहाँ पर आइडिया क्या है? बच्चे को प्रिपेयर करना है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, और उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसकी क्रिएटिविटी है, उसकी जो लीडरशिप एबिलिटीज हैं, उन सारी जो क्षमताएं हैं उनका इसमें उसमें बढ़ावा दिया जाता है। फिर आता है नैतिक और वैचारिक शिक्षा। तो यहाँ पर स्कूलों को अब उन संस्थाओं के रूप में देखा जाता है जो नैतिक मूल्यों, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारियों को सिखाती हैं। तो यहाँ पर जो है स्कूल्स हैं, जो बच्चे हैं, स्कूल्स जो हैं वो बच्चों को मॉरल वैल्यूज, एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं। वो बच्चों को सिखाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग अदर्स, कि हमें दूसरों को जो रिस्पेक्ट देनी है उसकी इंपॉर्टेंस, और जस्टिस के बारे में सिखाते हैं। सोसाइटी में कैसे कंट्रीब्यूट करना है वो हम विद्यालय में सीखते हैं। उसके बाद बच्चों, जो स्कूल्स हैं वो एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है सोशल इंटरेक्शन का। अब वहाँ पर हम जाते हैं तो टीचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बच्चे अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये चिल्ड्रन की हेल्प करते हैं टू डेवलप करने में इंटरपर्सनल स्किल्स, और रिलेशनशिप्स कैसे डेवलप करते हैं दूसरों के साथ। तो स्कूल सामाजिक संपर्क के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करते हैं। वे बच्चों को आपसी कौशल विकसित करने और सहपाठियों और शिक्षकों के साथ रिश्ते बनाने में मदद करते हैं। स्कूल
स्कूल छात्रों को जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए भी तैयार करते हैं। कि जब भी बच्चा जो पढ़ा लिखा होता है हम क्या देखते हैं कि वो एक जिम्मेदार नागरिक होता है, तो समाज में अपने अधिकारों और कर्तव्यों को भी वो समझने लग जाता है। फिर समानता और समावेशिता हम स्कूल में देखते हैं। हम क्या देखते हैं कि स्कूल के अंदर एजुकेशन हर किसी को दी जाती है, हर किसी को, ठीक है, चाहे वो डिसेबल हो या फिर जो है किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का। हम क्या देखते हैं कि हर किसी को शिक्षा दी जाती है। तो वहां से जो एक इम्पॉर्टेंट चीज हम लोग सीखते हैं वो क्या होती है, समानता और समावेशिता। और जो स्कूल्स हैं वो हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करती हैं कि रियल लाइफ चैलेंजेस को हमें कैसे फेस करना है, जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं उनका सामना हम कैसे करेंगे। प्रौद्योगिकी का एकीकरण, हम क्या देखते हैं, डिजिटल टूल स्कूल्स में आ गए, है ना, कंप्यूटर बच्चों को सिखाया जा रहा है, एआई के बारे में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो डिजिटल वर्ल्ड के लिए जो है बच्चों को स्कूल में प्रिपेयर करवाया जा रहा है। और जीवन कौशल और व्यवहारिक ज्ञान भी उन्हें दिया जाता है, फाइनेंशियल लिटरेसी, टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन। ऐसा क्या है जो अब स्कूलों में नहीं सिखाया जा रहा बच्चों को। उसके बाद हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। देन कम्युनिटी एंगेजमेंट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर आप किसी भी कम्युनिटी में रहते हैं तो आपके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि हमें क्या सिखाते हैं कि आपको एनवायरनमेंट को गंदा नहीं करना, यहाँ वहाँ कूड़ा नहीं फेंकना, अपने आसपास के एरिया को साफ रखना है, और समाज में जो लोग हैं उनकी हेल्प करनी है, जो ओल्ड लोग होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है। तो ये सारी चीज़ें और ग्लोबल अवेयरनेस भी हमें सिखाई जाती है। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसके बाद जो है मैं क्वेश्चन पार्ट 2 वीडियो में लेकर आऊंगी। आगे के भी कुछ क्वेश्चंस हैं सिमिलरली इसी तरीके से। पार्ट 2 वीडियो भी इसी के कुछ ही देर में अपलोड हो जाएगा। अभी मैंने पार्ट 1 बना के इसको अपलोड कर दिया है, क्योंकि अभी आप लोग इतने इतने क्वेश्चंस को लर्न कीजिए, इतने मैं दूसरा वीडियो बना दूंगी। बिकॉज कल ये मेरे से स्किप हो गया था किसी कारण की वजह से, मैंने देख नहीं पाया कि ये BESC जो है 131 इसका एग्ज़ाम जो है आज था। सो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है वीडियो अपलोड करने में, लेकिन फिर भी अभी देर नहीं हुई है, क्योंकि मैंने क्या देखा कि थोड़ा सा इजी ही है, तो इजी वे में मैंने आपको समझा दिया है। तो विद्यालय वाला क्वेश्चन आप लोग रिवाइज कर लेंगे। PDF आपको मिल जाएगा, जैसे ही दूसरा वीडियो अपलोड होगा तो पूरा एक कंप्लीट PDF आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पर। वहाँ पर आप लोग BESC 131 का आर्टिकल देखेंगे। तो जैसे ही अपलोड हो जाएगा उसके बारे में मैं कम्युनिटी पर भी बता दूंगी आप लोगों को, और जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उस पर भी बता दूंगी। तो आप प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पार्ट 2 वीडियो अभी कुछ ही देर में अपलोड हो जाएगा, आपके एग्जाम से पहले पक्का अपलोड हो जाएगा। तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।